कैसे हो आप सब बेटा? बच्चों, आप सब दिल्ली पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई जाती है और इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाई जाती है कि आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रैंक एक बार में आ जाए। इसका मैं आपको कुछ अपने प्रूफ देता हूं, जो मेरे प्रीवियस ईयर के कुछ रिजल्ट है। ये टॉप लेवल के रिजल्ट है बच्चों, जैसा आप देख रहे हो रैंक 2, 4, 5, 5, 8, 9, और आप समझ सकते हो कि इस रैंक का क्या मतलब है। आप खुद भी इस चीज को जानते हो। और ऐसे ही आप देखोगे 2017 के देखो टॉप लेवल के रैंक है। ऐसा नहीं कि एक ही साल आया, 2017 में देखो यही रैंक रिपीट हुआ, फिर 2018 में एक पेज ये है, फिर अगला पेज ये भी 2018 का है। ठीक है, 2019 की बात करें तो 2019 में ये वीडियो मैंने डाल रखा है। मैंने आपको थोड़ा सा इसके जो है पिक्स काट के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ये मैंने YouTube पे डाल के सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पर चेक भी कर सकते हो। A to Z रिजल्ट जो भी है बेटा वो ऑथेंटिक रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्यों बता रहा हूं? ये रिजल्ट बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकूं कि एक एवरेज बच्चा, अगर आप अपने आप को एवरेज मानते हो ना, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर उसे बताया जाए कि तैयारी किस प्रकार करनी है। तो बच्चों आज डे 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डे 2 के हिसाब से। तो डे 2 के अंदर मैंने आपको पहला चैप्टर, आपको फर्स्ट चैप्टर डे 1 में कराया था। मैंने आपको बताया था कि रोज हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि 1 डे के अंदर एक चैप्टर हमारा कंप्लीट करना। तो आज हमारा डे 2 है और आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? पिछली बार की बात करें तो दिल्ली, यूपी और अदर स्टेट में अगर बात करें तो इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन आए थे। तो हर चैप्टर को ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट समझना, जो बातें बताऊं केवल वो समझना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस इज टेस्टेड बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज की अगर आपको प्योरिटी जाननी है कि कोई पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, तो बच्चों साइंस में किसी चीज की प्योरिटी हम किससे नापते हैं? उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। ये पूरी लाइन भी आपको याद नहीं करनी, मैं कहां कह रहा हूं आपको पूरी लाइन याद करो। आप केवल इतनी बात याद कर लो कि किसी ऑब्जेक्ट की प्योरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से नापी जाती है। क्लियर हो गया? केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट इतना ही याद करना है। पॉइंट नंबर 2 पे आता है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड। तो मिक्सचर क्या होता है? जब व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, या तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो, या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो, या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स है। तो यूजुअली हम ये चीजें याद कर ही लेंगे। तो मिक्सचर के अंदर बच्चों आपको केवल एक चीज याद रखनी है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने पानी के अंदर चीनी घोल दिया, वाटर के अंदर आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो यहां पर 2 सब्सटेंस हो गया, वाटर एंड शुगर। तो डेट इज द मिक्सचर, क्योंकि यहां पर 2 सब्सटेंस है। क्लियर हो गया? तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होता है बच्चों, तो डेट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर आर 2 टाइप्स। मिक्सचर बेटा 2 टाइप के होते हैं। अब देखो मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, द मिक्सचर ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इट्स क्लासिफाइड इनटू। क्यों याद करें, क्यों टाइम वेस्ट करें इतना लिखकर? ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझाया जा सके। अब मैं डायरेक्ट मिक्सचर लिख के ये लिख दूंगा तो आपको समझ में आएगा ना, इसलिए मैंने लिखा है समझाने के लिए। आप केवल इतना याद करोगे कि बच्चों मिक्सचर 2 टाइप की होती है। एक होती है होमोजीनियस, एक को बोलते हैं होमोजीनियस, और एक होती है बच्चों हेट्रोजीनियस। तो कोई मुझसे पूछे मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा कि ये होमोजीनियस क्या होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? तो होमोजीनियस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद करना है। पहला, होमोजीनियस मिक्सचर है नो विजिबल बाउंड्री। तो केवल आपको इतना याद करना है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी के अंदर चीनी घोलते हो तो आपको चीनी दिखाई नहीं देगी। तो ये एक एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। ये तो हो गया बेटा पहला कैरेक्टर होमोजीनियस मिक्सचर का, कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। दूसरा, इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब चीनी घुलने के बाद जो शुगर पार्टिकल होगा, जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो सब यूनिफॉर्म होंगे, वो सभी एक ही टाइप के होंगे, उनमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं बचेगा। तीसरा,
ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सोल्यूशन। जी हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, जितने भी बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि होमोजीनियस इज सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज होमोजीनियस। क्लियर हो गया? तो होमोजीनियस का आपको 3 कैरेक्टर याद करना है। पहला नो विजिबल बाउंड्री, दूसरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन और तीसरा इट इज कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में कैसे आया हुआ ये बता देता हूं आपको। आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में आपके ऐसा आता है, होमोजीनियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, या पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपको एग्जांपल दे देगा, नो विजिबल बाउंड्री सही कैरेक्टर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन सही कैरेक्टर है, कॉल्ड सॉल्यूशन ये भी सही कैरेक्टर है, और चौथा ऑप्शन आपको या तो कुछ और दे देगा या ऑल द अबव भी दे सकता है। तो आपको ऑल द अबव टिक करना पड़ेगा क्योंकि होमोजीनियस के 3 कैरेक्टर होते हैं। क्लियर हो गया? अगला आता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के 2 कैरेक्टर याद रखिए। पहला विजिबल बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज विजिबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी के अंदर सैंड को, रेत को घोल दोगे, वाटर एंड सैंड, अगर वाटर एंड सैंड को मिक्स कर दोगे तो वो सैंड आपको, रेत जो होगा वो आपको दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड विजिबल बाउंड्रीज इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। कुछ पार्टिकल्स बड़े भी हो सकते हैं और कुछ पार्टिकल बच्चों छोटे भी हो सकते हैं। तो बच्चों एक चीज आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि होमोजीनियस के तो 3 कैरेक्टर होते हैं, नो विजुअल बाउंड्री, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और सोल्यूशन। बट हेट्रोजीनियस के 2 ही कैरेक्टर आपको याद करने हैं, विजुअल बाउंड्री होती है और इसके यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अभी मैंने आपसे बात कही थी, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना याद रखिए, सोल्यूशन होमोजीनियस होता है और होमोजीनियस ही सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गया? क्या बोला? और सोल्यूशन एग्जाम में कैसा आता है मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में कैसा आया हुआ ये भी बताता हूं। पता है एग्जाम में कैसा आता है? और सोल्यूशन इज अ, बस आपको 4 ऑप्शन दे देगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन, कोलाइड। तो आपको पहचानना पड़ेगा होमोजीनियस जो है सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ही होमोजीनियस है। बस इतनी सी बात याद करनी है, इतनी बात याद कर लोगे एग्जाम में 100% एक बार में क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बेटा किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला होता है बेटा सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सोल्यूट। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट याद रहेगा, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है मैं आपको दोनों बता देता हूं। ठीक है, देखिए सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट। इट इज, जो सॉल्वेंट होता है बेटा, ये यहां तक की जो डेफिनेशन है ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, बट आपको याद नहीं होगी तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और सोल्यूट क्या होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी, यहां मोर लिख लेना, सॉल्वेंट के लिए क्या लिखोगे? मोर क्वांटिटी, और सोल्यूट के क्या लिखोगे? लेसर क्वांटिटी। खत्म हो गया आंसर। क्लियर हो गया? सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी, सोल्यूट लेस क्वांटिटी। सर एग्जांपल बता दो। एग्जांपल सुन लो, पानी के अंदर शुगर के वाटर के अंदर आपने सॉल्ट घोल दिया, ठीक है, पानी के अंदर नमक घोल दिया आपने, वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर ज्यादा होगा। खुद आप दिमाग लगाओ, अगर वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करोगे तो वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और जो शुगर है या सॉल्ट है वो सोल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बच्चों कम है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिकतर देखा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करो, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, आप वहां से ले सकते हो। अधिकतर एग्जाम में आता है टिंचर। ये टिंचर क्या होता है बच्चों? टिंचर जो होता है वो 2 चीजों का मिक्सचर होता है। क्या क्या? एक होता है आयोडीन और एक होता है अल्कोहल। याद रखोगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सोल्यूशन। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ, टिंचर जो होता है वो एक सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है? आयोडीन एंड अल्कोहल का। और इसका इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिव में। कहां इस्तेमाल होता है?
एंटीसेप्टिक में। अब छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, घर में आपने सबको डिटॉल होगा, डिटॉल के नाम से हम हर कोई परिचित है। तो डिटॉल जो है बेटा एक कंपनी का नाम है। डिटॉल जो है इज द नेम ऑफ ए ब्रांड, एक ब्रांड का नाम है। उसके अंदर जो लिक्विड है वो टिंचर है, साइंस में उसे टिंचर बोलेंगे। तो टिंचर क्या है? एक सोल्यूशन है। डिटॉल को इमेज याद रखो, टिंचर एक सोल्यूशन है, ठीक है। और एक किन दो चीजों को मिलता बनता है? आयोडीन और अल्कोहल। और इसका इस्तेमाल कहां होता है? एंटीसेप्टिक में। जब चोट लग जाती है ना, याद आप डिटॉल लगा लेते हो तो जलन सी महसूस होती है। कभी सोचा आपने बर्निंग क्यों महसूस होती है? क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन सॉल्ट में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। अब चोट पे नमक डालोगे तो जलन तो महसूस होगी, तो इसलिए महसूस होती है। तो टिंचर एक सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है? आयोडीन और अल्कोहल का। और इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल बेटा एंटीसेप्टिक में होती है, घाव को भरने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एलॉय। अब एग्जाम में ये आ चुका है, एलॉयज आर। अब ऑप्शन क्या देंगे? एलॉयज आर होमोजीनियस, सेकेंड ऑप्शन हेट्रोजीनियस, फिर आपको दे देगा सॉल्यूशन, फिर आपको सस्पेंशन, कोई सा कोलाइड, कुछ भी दे देगा। तो उन्हें तो मेन ये जानना है ना कि आपने आंसर पता है या नहीं पता। ऑप्शन तो वो कुछ भी दे देंगे, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी दे देंगे, आपको क्या करना, ठीक है। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस। तो एलॉय आते ही आप होमोजीनियस पे टिक कर देना। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कौन कौन प्रॉपर्टीज होती है। कभी भी आपके दिमाग में सॉल्यूशन आए तो सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट को जब हम घोलते हैं तो वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। अब वाटर एंड शुगर भी ले सकते हो, पानी और चीनी और पानी और नमक भी ले सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या होगा? आपको सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे। पहला कैरेक्टर ये होमोजीनियस होता है, पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होता है। दूसरा, इसके जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, और हम नेक्ड आई से सॉल्यूशन को नहीं देख सकते। सॉल्यूशन को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया। The particle of solution are very small in size, so they do not scatter a beam of light. याद रखना, do not scatter a beam of light. जो solution होता है वो beam of light को, light को scatter नहीं करता, फैलाता नहीं है। इसका मतलब जब आप solution से light पास करोगे तो light आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि do not scatter a beam of light. ठीक है। अगला, the path of light is no visible. अभी मैंने आपसे कहा था पाथ ऑफ लाइट इज नो विजिबल, आपको लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। अगला, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं कर सकते आप। किससे? फिल्ट्रेशन से, फिल्टर करके, छान के आप नहीं अलग कर सकते। आपसे कहूं कि घर में जाओ, पानी और नमक को घोलो, शुगर एंड सॉल्ट को घोल लो, वाटर एंड सॉल्ट को घोल लो, और आपसे छान के देखो, नहीं फिल्टर कर पाओगे। मम्मी की डांट और पड़ जाएगी कि क्या पता नहीं किचन में क्या कर रहा है लड़का, ठीक है। तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। किससे? फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। किसको? सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। इसका मतलब है डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बेड। अगर सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए, आपने वाटर के अंदर सॉल्ट घोला था, अगर आप उसे कुछ देर के लिए छोड़ भी दोगे 10-15 मिनट के बाद, तो आप देखोगे सॉल्ट नीचे नहीं बैठेगा, बॉटम में नहीं आएगा। तो ये स्टेबल होता है, तो इसके अंदर सॉल्ट सेटल नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एग्जाम की। अब एग्जाम में कैसा आता है? तो एग्जाम में ऐसा पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है सॉल्यूशन का? पहला ऑप्शन, इट इज होमोजीनियस, ये तो है। स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ये भी है। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, ये भी है। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, अब यहां फंस जाओगे क्योंकि आंसर क्या था? डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको इस प्रकार से ऑप्शन देता है ताकि आप फंस जाओ। एग्जाम कभी भी हार्ड नहीं होता, हम उसे हार्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें वे ऑफ प्रिपरेशन नहीं पता कि किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी की जाए। ये कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, आपके स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का। ये है कंपटीशन एग्जाम।
यहां वो जीतता है जो शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट कौन ढूंढता है? जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो शॉर्टकट जल्दी समझता है। तो इन शॉर्टकट को अगर जल्दी पकड़ लोगे तो आप जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे और आपकी रैंक बाकी बच्चों से बहुत अच्छी आएगी। इसलिए इस चैनल पर जो भी चीजें आपको दी जा रही है उसे प्लीज सीरियस होकर पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, कॉपी बना लें, डे बाय डे 1 की चीजें लिख लें, डे 2 की चीजें लिख लें। आप लिख के तो देखो, आपकी रैंक वही आएगी जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में शो की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अ सोल्यूशन कैन बी, बेटा सोल्यूशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। अभी आपने पढ़ा था सोल्यूशन के, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो थे कंपोनेंट्स, वो टाइप नहीं थे, वो थे कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपने याद है बताया था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम बात करें टाइप्स, तो सोल्यूशन बेटा 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बच्चों सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गया? सोल्यूशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट आते हैं, अब ये सैचुरेटेड क्या होता है? तो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो, नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व। जब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, सोल्यूट कौन था? नमक। जब और ज्यादा सॉल्ट नहीं घुल सकता पानी के अंदर तो वो सैचुरेटेड है। एग्जांपल समझो, मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक सॉल्ट घोला, डिसॉल्व हो गया। 2 स्पून ले लो, डिसॉल्व हो गया। 3 स्पून ले लो, डिसॉल्व हो गया। लेकिन कभी जरूर ऐसा होगा कि वो जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वो बंद हो जाएगा हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, क्योंकि अब इसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अब अनसैचुरेटेड उल्टा कर दो, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट घुल सकता है। इफ द अमाउंट ऑफ कंटेन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन, जब सैचुरेशन से लेवल कम हो। और सैचुरेशन कब होता है? नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व। जब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता तो सैचुरेटेड, और जब और ज्यादा सॉल्ट घुल सकता है, इसलिए कहा ना लेस देन सैचुरेशन। मतलब लेस देन सैचुरेशन का मतलब ऐसी स्थिति जब और ज्यादा नमक घुलना बंद हो जाए, उससे कम, तो और अधिक नमक घुल सकता है। तो जब और अधिक नमक घुल सकता है, व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यहां तक की बात? अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द सोल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द सैचुरेशन कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। अभी सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कब था? जब और ज्यादा सॉल्ट नहीं घुल सकता। अनसैचुरेटेड कब था? जब और ज्यादा सॉल्ट घुल सकता है। और सुपर सैचुरेटेड होता है सैचुरेटेड के बाद, यानी और ज्यादा सॉल्ट नहीं घुल सकता, लेकिन अगर हम जबरदस्ती किसी मेथड के द्वारा, मशीन के द्वारा हम और नमक घोलना चाहे तो ऐसा हो सकता है ना कि मिक्सर हो हमारे पास, आप मिक्सर में उस चीज को घोल के देखो, चम्मच से नहीं घुल रहा था, लेकिन आप मिक्सर में डाल के देखो तो और 2-3 चम्मच और घुल जाएंगे, तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। तो जब सैचुरेशन से ज्यादा हो, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द सैचुरेशन से भी ज्यादा अमाउंट सोल्यूट हो तो उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम में डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट ऊपर आएगा, सॉल्यूशन नीचे आएगा। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में सॉल्वेंट आएगा। तो 2 फॉर्मूले हो गए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन या सोल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आपको वहां मिलेगा, तो जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो टिक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये तो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब पढ़ रहे हो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का परसेंटेज क्या है। आपने कितना वाटर लिया और उसके अंदर कितना सॉल्ट डाला, उसका परसेंटेज क्या है। आपके मार्क्स भी तो परसेंटेज काउंट होते हैं ना, कि 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए उसे परसेंटेज में काउंट कर लेते हो। ऐसे ही सॉल्यूशन के भी परसेंटेज निकाली जा सकती है। कैसे? सोल्यूट फिर से वही, सोल्यूट ऊपर आएगा, सॉल्यूशन नीचे आएगा, इनटू में 100। आपके मार्क्स भी ऐसे काउंट होते हैं।
आपके मार्क्स की परसेंटेज भी ऐसी हो। इस वाला क्या है, परसेंटेज भी ऐसी काउंट करते हो भाई, सोल्यूट जितने आपके मार्क्स आए, सोल्यूशन कितने में से आए इनटू में 100, ऐसी तो काउंट करते हो भाई, आपके कितने मार्क्स आए अपॉन में कितने में से आए इनटू में 100, ऐसे ही परसेंटेज निकालना सोल्यूशन की। क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और मास परसेंटेज, तीनों बातें हमने एक बार में समझ ली। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बेटा। सस्पेंशन, अब आ गया सस्पेंशन। सॉल्यूशन यहां तक खत्म, 17 टॉपिक यहां तक आपका था सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन खत्म। अब आ गया सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बेटा, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ याद कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं फिर से बोलूंगा, इसके अलावा अगर आप कुछ याद कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। आप केवल इतना याद रखिए, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, खत्म हो गया। ठीक है, और याद करना है तो ये देखो ना कितनी सारी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो पहला हेट्रोजीनियस, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। दो प्रकार के बताए थे ना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जो सोल्यूशन था वो तो होमोजीनियस था, लेकिन सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद करोगे, इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ऊपर होता है। ठीक है, और कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, इनके पार्टिकल को हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। याद करो सोल्यूशन में क्या था, डू नॉट स्कैटर। सॉल्यूशन में आपने याद किया था, याद करो, आप चाहो तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो, आपने सॉल्यूशन में क्या याद किया था, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों एक चीज बताऊं आपको, सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस। उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर छोटा था, इसमें 100 नैनोमीटर से ऊपर है। उसको उसमें क्या लिखा था, कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, इसमें लिख सकते हो सीन बाय नेक्ड आईज। उसमें था डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसमें लिख सकते हो स्कैटर बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। अच्छा, ये अगर इसको लेफ्ट अनडिस्टर्बेड, अगर इसको छोड़ दिया जाए, हमने रेत को घोल दिया, सैंड को, रेत को पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व तो होगा नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन स्टेबल था, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का क्या मतलब बेटा, कि अगर हमने वाटर के अंदर सैंड को डिसॉल्व कर दिया और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया, तो आप देखोगे सैंड धीरे धीरे, रेत जो है वो धीरे धीरे अपने आप बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। ये अनस्टेबल की पहचान है, जो कि सस्पेंशन है। क्लियर हो गया। आगे बात करें तो इट कैन बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। किससे, फिल्ट्रेशन से। आप करके देख लो, रेत घोल लो और उसे जो फिल्टर है, घर में जो चाय छानते हो ना आप, छन्नी होगी जिसे, जो भाषा में आपके घर में जो भी बोलते होंगे आपको, आप फिल्टर करके देख लो तो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी थी, ये प्रॉपर्टी बेटा सस्पेंशन की। कि हेट्रोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस, साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अनस्टेबल होता है और ये सेपरेट हो सकता है। किससे, फिल्ट्रेशन मेथड से। सस्पेंशन की ये सारी प्रॉपर्टी है। और आपको अब पता लग गया होगा कि एग्जाम में कैसे आएगा। या तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, और इनमें से कोई एक ही मिलेगा आपको। या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, तो इनमें से 3 मिलेंगे, एक कुछ ऐसा होगा जो नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अनस्टेबल, उसमें लिख देगा स्टेबल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 ऑप्शन में यही तो दिक्कत है, 4 ऑप्शन में चारों ही लगते हैं ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना भाई साहब, आप मेरे पास आए नहीं। अगर यहां आ जाओ तो आपको सारी चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर एक एक चीज को लिखते जाओ। लिखने से क्या होगा, कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो क्या है, वीडियो तो आप देखते रहो, बैठकर देखते रहोगे। ऐसे हजारों वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पर, ऐसे हजारों वीडियो पड़े हैं, लेकिन मैंने देखा है उनका यूज कुछ नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 1000 वीडियो से देखना था, चाहे कोई अच्छा वीडियो पकड़ लो, चाहे मेरा वीडियो हो या किसी का भी वीडियो, जहां भी आपको भरोसा हो किसी भी टीचर पर, उनके पास पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आपकी रैंक बेटा पक्की आ जाएगी और एक बार में आ जाएगी, बिना टेंशन लिए आएगी। आगे बढ़ता है बेटा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड इंटरमीडिएट स्टेट होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। इसका मतलब ना तो ये सॉल्यूशन है और ना ये सस्पेंशन है। सॉल्यूशन क्या था, पानी के अंदर नमक घोलना, वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना। सस्पेंशन क्या था, वाटर के अंदर सैंड जो बिल्कुल नहीं घुला। अब मिल्क क्या है, ना तो सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, वो कोलाइड है।
तो जो कोलाइड होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच का पार्ट होता है। सॉल्यूशन, ना तो ये पूरी तरह सॉल्यूशन होता है और ना ये पूरी तरह सस्पेंशन होता है। ये जो है इंटरमीडिएट होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पार्ट होता है, जिसको हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब कोलाइड की कुछ खास बात है। कोलाइड ही एक ऐसा सॉल्यूशन है, या कोलाइड ही एक ऐसा हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जी हां, याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कोलाइड इज टिंडल इफेक्ट इज विजिबल इन, आप डायरेक्ट कोलाइड पे टिक कर देना। टिंडल इफेक्ट केवल कोलाइड पे ही देखी जा सकती है। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी समझ लो बच्चों। क्या होता है जब लाइट कोलाइड से गुजरती है, यहां लिखा हुआ सब, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल विजिबल कैन रीडली बाय स्कैटरिंग व्हेन पासेस थ्रू द डिस्पर्सिंग मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब ऊपर से गुजर गया होगा, सर के ऊपर से निकल गया होगा आपके, है ना। अब समझ लो, समझ लोगे तो ये पूरी कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब लाइट कोलाइड से पास होती है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइड, क्या कहा मैंने सुना आपने, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइड इट्स पाथ इज विजिबल। जब लाइट कोलाइड से गुजरती है ना बेटा, तो हम उसका मार्ग देख सकते हैं, हम उसका पाथ देख सकते हैं, लाइट के बीम हमें दिखाई देती है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आप एक ऐसे घर में बैठे हैं जिसमें हल्का सा कहीं होल है, छेद है, और वहां से लाइट आ रही है, तो आपने देखा है छोटे छोटे आपको पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो टिंडल इफेक्ट है। आप किसी घने जंगल में जाओ, आप किसी फॉरेस्ट में जाओ, सुबह सुबह जाना, घूमने जाना, आपको दिखाई देगा कि पत्तों के बीच से लाइट की छोटी छोटी बीम आपको दिखाई देती आएगी। क्यों? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट के बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि लाइट किससे पास हो रही है? कोलाइड से। आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर भी कोलाइड है, और एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कोलाइड में आता है। वो क्लियर हो गया? सॉल्यूशन और सस्पेंशन बिल्कुल भी टिक करना, कोलाइड पे टिक करना अगर एटमॉस्फेयर पूछे तो। नेक्स्ट बात करते हैं कोलाइड की प्रॉपर्टीज। कि अब कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो पहली प्रॉपर्टीज बच्चों, ये हेट्रोजीनियस होता है। याद रखना, दिखता होमोजीनियस है पर होता ये हेट्रोजीनियस होता है। इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो आप याद कर सकते हो, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइड का साइज, और इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, आगे, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या करता है? स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये बात तो हमने अभी बताई थी, जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये स्कैटर बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, लाइट को फैला देता है, जिसके कारण हमें पाथ दिखाई देता है, लाइट का मार्ग दिखाई देता है, लाइट का हमें पाथ दिखाई देता है, उसके बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है। इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या लिखा? अगर ये अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये स्टेबल होते हैं। क्या होता है बेटा? स्टेबल होते हैं। इसके पार्टिकल जो है, इफ दे डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेट अनडिस्टर्ब, ये होते हैं स्टेबल होते हैं। अगर इसको आप शांत छोड़ भी दोगे तो इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। कभी दूध में देखा है कोई पार्टिकल नीचे बैठते हुए? नहीं ना। तो ये अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है, सॉरी स्टेबल बोलते हैं कोलाइड को। और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। मिल्क को आप सेपरेट करके देख लो, घर में सेपरेट करके देखना, नहीं कर सकते ना। तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। किससे? फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट तो कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, लेकिन फिल्ट्रेशन से छान कर हम अलग नहीं कर सकते। तो बेटा कोलाइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी? कोलाइड हेट्रोजीनियस होता है, कोलाइड के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इनके पार्टिकल्स के साइज जो होता है नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, वो सॉरी नहीं देख सकते। हाँ, इसके पार्टिकल के साइज हम नहीं देख सकते। ये लाइट के जो बीम होती है उसको स्कैटर करती है, फैला देती है, जिसकी वजह से हमें पाथ दिखाई देता है लाइट का। ये अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है स्टेबल होता है, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। बच्चों कोलाइड के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्स मीडियम। कोलाइड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, पहला डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। और कोलाइड का एग्जांपल याद कर लो, कौन कौन से? फॉग, क्लॉट्स, मिल्क, शेविंग क्रीम, फोम, चीज, बटर, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड। अभी क्यों बता रहे हो एग्जांपल? एग्जाम में क्या आता है ये बताइए। एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोलाइड। इनमें से कौन सा एग्जांपल कोलाइड का नहीं है? आपको फॉग दे देगा, क्लॉट दे देगा, मिल्क दे देगा, कुछ और दे देगा, क्या कर लोगे?
टिक कर देना कि वो कोलाइड नहीं है। या आपसे ही पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइड, इनमें से कौन सा कोलाइड है। आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा, ब्रिक दे देगा, ईंट दे देगा, स्टोन दे देगा, पत्थर दे देगा, क्लाउड दे देगा, बादल दे देगा, है ना, इस टाइप का कुछ भी दे सकता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके, कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिखे, क्योंकि अधिकतर मैंने प्रीवियस ईयर के अलग अलग स्टेट के पॉलिटेक्निक के मैंने पेपर देखे हैं, उनमें अधिकतर बेटा यही एग्जाम्पल पूछे गए हैं, कॉमन एग्जाम्पल है। उसका रीजन क्या है, ये एनसीईआरटी बुक में यही दिए हुए हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक। इसमें एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, बुरा मानो अच्छा मानो, या आपको याद ही करना पड़ेगा क्या, कि लिक्विड और गैस पूछेगा, लिक्विड और गैस मिलकर क्या बनता है बच्चों, एरोसल। क्या बनता है साइंस में, एरोसल। लिक्विड और गैस मिलकर क्या बनता है, एरोसल। ऐसे ही सॉलिड और गैस मिलकर क्या बनता है, वो भी एरोसल बनता है। क्लियर हो गया, सॉलिड और गैस मिलकर क्या बनता है, एरोसल। नेक्स्ट, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड मिलकर क्या बनता है, फॉर्म। गैस और लिक्विड मिलकर क्या बनता है बेटा, फॉर्म। ऐसे लिक्विड लिक्विड, अगर लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया जाए तो क्या बनता है, इमल्शन। मिल्क इसका एग्जाम्पल है, ब्लड भी एग्जाम्पल है, पेंट भी इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया है तो क्या बनेगा बेटा, इमल्शन। ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड को मिला दिया जाए, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर बनता है बेटा सोल, SOL, सोल। सॉलिड और लिक्विड मिलकर क्या बनता है, सोल। ऐसे ही गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड मिलकर क्या बनता है, फॉर्म। गैस और सॉलिड मिलकर क्या बनता है बेटा, फॉर्म। और लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड मिलकर बनता है बेटा जेल। लिक्विड और सॉलिड मिलकर जेल, आपने जेल ही खाया होगा, है ना, बहुत पसंद है। लेकिन साइंस में क्या कहते हैं ये नहीं पता, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। याद कर लो बेटा, एग्जाम अगर पास करना है तो टेबल याद करनी पड़ेगी। क्या करें, लिख के याद कर लेना। लिक्विड और सॉलिड मिलकर क्या बनता है, जेल। और सॉलिड सॉलिड ये आसानी से याद हो जाएगा कि दो सॉलिड मिलकर क्या बनता है, सॉलिड सोल। क्या बनता है बेटा, सॉलिड सोल। ठीक है, तो ये इस टेबल में क्या करते हैं, अधिकतर इनमें से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। कोई भी दो चीज मिला देगा, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों को मिक्सचर क्या कहलाता है। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, लिक्विड गैस एरोसल, सॉलिड गैस एरोसल, गैस लिक्विड फॉर्म, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, सॉलिड लिक्विड सोल, गैस सॉलिड फॉर्म, लिक्विड सॉलिड जेल, सॉलिड 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 सोल। ये आपको टेबल याद करनी है, कॉपी में लिख के याद करना। आपको लग रहा होगा कैसे याद होगा, आप कॉपी में लिख लो, आपको पता लग जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा कॉपी में लिखने। वीडियो देख के याद नहीं होगा। आप सोच रहे हो वीडियो देख के याद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप क्लास में भी पढ़ रहे होते ना, टीचर बोर्ड पे लिखवा दूंगा मैं और आप लिख लोगे, नहीं होगा याद। आप उसे लिखो और घर पे जाके पढ़ो, उसे याद करो, फिर देखो एक बार में याद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इवेपोरेशन मेथड। जी हाँ, अब आ गया मेथड, एग्जाम वाले टॉपिक तो अब आए मेन। इवेपोरेशन मेथड कहां इस्तेमाल होता है बच्चों, इवेपोरेशन मेथड इस्तेमाल होता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट और वोलेटाइल को अलग करने के लिए। क्या बोला सुना आपने, इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल कहां होता है, इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल होता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट और वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करने के लिए। एग्जाम में कैसे आता है ये बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट एंड वोलेटाइल कंपोनेंट। फिर एग्जांपल दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, क्या, क्रोमेटोग्राफी मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इवेपोरेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हो गए कंफ्यूज, घर आ गए, क्या कर लोगे, नहीं कर पाओगे कुछ, तो बेहतर है अभी याद कर लो कि इवेपोरेशन मेथड कहां इस्तेमाल होता है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करने के लिए। इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल एक जगह और होता है, आपने सुना हो ना डाई, ब्लू ब्लैक इंक डाई आती है ना, बालों में लगाने वाले डाई आते हैं आजकल। तो डाई को अलग करने के लिए, डाई को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट कलर कंपोनेंट डाई, डाई के कलर कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन मेथड। क्लियर हो गया। अगला जो पिछली बार भी आया था, ये जामिया पॉलिटेक्निक में भी आया था, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी आया था, ये MP मध्य प्रदेश में भी आया था, ये जो आपका वेस्ट बंगाल है उसमें भी आया था। अधिकतर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड फिक्स है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल कहां होता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए, दूध में से मक्खन को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्लियर हो गया। क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम को बेटा अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगिंग
मेथड। क्या और भी इस्तेमाल है सेंट्रीफ्यूगिंग के मेथड के? बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगिंग मेथड के 3 इस्तेमाल और है। कौन कौन सा? पहला, ब्लड और यूरिन टेस्ट में, हॉस्पिटल जाते हो ना और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में, ठीक है। और यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, बटर फ्रॉम क्रीम, बटर को अलग करने के लिए क्रीम में से। यहां क्या था? क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो, इससे आपको याद होगा ना, दूध से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड टिक कर देना। क्रीम फ्रॉम मिल्क में भी यही था और बटर फ्रॉम क्रीम में भी यही है। इसका इस्तेमाल आपके घरों में वॉशिंग मशीन में भी होता है। वॉशिंग मशीन है ना घरों में, तो वहां कपड़ों में से पानी को निकालने के लिए, वेट क्लॉथ्स होते हैं ना, तो स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़ों में से पानी को निकालने के लिए भी बेटा हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का कहां का इस्तेमाल होता है? ब्लड और यूरिन टेस्ट में, बटर क्रीम अलग करने के लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए। अब आते हैं बेटा सेपरेटिंग फनल। अब इस सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कहां होता है? तो बच्चों, सेपरेटिंग फनल के 2 यूज हैं। पहला, ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए। पानी और तेल अगर मिक्स हो जाए गलती से तो हम उसे अलग कर सकते हैं, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड से? सेपरेटिंग फनल वाले से। और इसके अलावा आयरन ड्यूरिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन को अलग करने के लिए उसके मेल्टागरी से, मेल्टागरी मतलब होता है अयस्क, जब जमीन से निकालते हैं ना, अर्थ से निकालते हैं आयरन को, तो प्योर नहीं होता, तो उस इंप्योरिटी में से आयरन को सेपरेट करने के लिए भी बेटा सेपरेटिंग फनल। तो बच्चों, सेपरेटिंग फनल के 2 यूज हो गए। मैं हर किसी के जितने भी यूज हो सकते हैं एग्जाम के अंदर आ सकता है, वो सब कुछ आपके वीडियो में है, बस आप याद कर लो, रैंक आएगी, 100% आ जाएगी। तो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कहां होता है बेटा? सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होता है बेटा ऑयल एंड वाटर को अलग करने के लिए और आयरन को अलग करने के लिए उसके मेल्टागरी से, उसके अयस्क से। नेक्स्ट, सब्लिमेशन मेथड। अब ये सब्लिमेशन मेथड कहां का इस्तेमाल होता है? सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल होता है बेटा सॉल्ट एंड अमोनिया को अलग करने के, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए। इतना याद कर लोगे? सब्लिमेशन मेथड, ये सब भी याद मत करो, बीच का छोड़ दो, बस इतना याद कर लो। सब्लिमेशन मेथड कहां इस्तेमाल होता है? सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए। इसके अलावा सब्लिमेशन मेथड का कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड में, ये तो पढ़ ही चुके अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा कैम्फर में, नेफ्थलीन में, नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं आपको पता होगा, एंथ्रेसीन में और बेंजोइक एसिड के अंदर। इन सब में बेटा कौन सा मेथड यूज होता है? इन सब को बनाने के लिए सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए, कैम्फर कपूर को बनाने के लिए, नेफ्थलीन की गोली बनाने के लिए, एंथ्रेसीन की गोली बनाने के लिए, बेंजोइक एसिड बनाने के लिए, इन सबको बनाने के लिए हमें सब्लिमेशन मेथड की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों पॉइंट केवल सब्लिमेशन मेथड के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड आपने पढ़े, एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखिए, एक बात फटाफट बताता हूं। इवेपोरेशन मेथड, ये 2 पॉइंट थे इवेपोरेशन के। फिर आपने पढ़ा सब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला ये वाला पॉइंट था, फिर ये वाला पॉइंट भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड था। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल के 2 यूज थे। फिर आपने सब्लिमेशन पढ़ा, सब्लिमेशन के भी 2 यूज हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मेथड बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मोस्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता ही लगातार आ रहा है। क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है बेटा अमीनो एसिड को सेपरेट, खाते हो ना, खाना खाते हो ना, उसमें भी अमीनो एसिड होता है, उसको सेपरेट करने के लिए। कलर इन अ डाई, डाई के कलर को अलग करने के लिए। पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर, नेचुरल कलर को अलग करने के लिए। शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल, आपके यूरिन में से शुगर को अलग करने के लिए। और ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए। मुझे याद है अभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि एक व्यक्ति को कार चलाते हुए पुलिस वालों ने पकड़ा, ठीक है, वैल्यू बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन था, एमसीक्यू में बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्हें शक हुआ कि इस व्यक्ति ने कोई नशीला पदार्थ लिया है, ड्रग्स लिया है, तो वो ले गए कोर्ट में ले गए, तो डॉक्टर जो जज थे उन्होंने उल्टा पुलिस वालों को सुना दिया, तुमने क्यों पकड़ा? तो उन्होंने कहा ड्रग्स लिया है, तो उन्होंने कहा सबूत क्या है? अब सबूत उन पे था नहीं। क्यों सबूत नहीं था? बच्चों, कभी भी ऐसा शक होता है ना,
तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता। आप न्यूज में जरूर सुनते होंगे कि उसका मेडिकल चेकअप हुआ है, मेडिकल जांच हुई है। मेडिकल जांच में ब्लड लिया जाता है और ब्लड में से ड्रग्स को चेक किया जाता है कि ड्रग्स है या नहीं है। कौन से मेथड से? क्रोमेटोग्राफी मेथड से। याद रखोगे, अब इस कहानी के द्वारा आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिंपल डिस्टिलेशन। बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल 3 जगह होता है। पहला, टू मिक्सिबल लिक्विड, 2 लिक्विड को अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल होता है। 2 लिक्विड कैसे? मैं आपको कहता हूं कि आप पानी को और अल्कोहल को, पानी एक लिक्विड है, वाटर एक लिक्विड है और अल्कोहल भी एक लिक्विड है, 2 लिक्विड को अलग करके दिखाओ। दुनिया में एक ही ऐसा मेथड है सिंपल डिस्टिलेशन जिससे 2 लिक्विड अलग हो सकती है। क्लियर हो गया? दूसरा, और सोल्यूशन कंटेन, उसमें से एक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए वोलेटाइल और एक होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। ठीक है बेटा? उन दोनों लिक्विड में एक होना चाहिए वोलेटाइल और एक होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। अब टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, अभी मैंने आपको बताया वाटर एंड अल्कोहल को अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन के लिए 3 बातें याद कर लो। 2 लिक्विड को अलग करने के लिए, उनमें से एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और वाटर अल्कोहल इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर हो गया? आगे, एयर। एयर क्या है? तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, कुछ भी बोल देते हैं। तो एयर क्या है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? गैसेस का। नेक्स्ट पॉइंट तो मुझे लगता है कि आप में से हर बच्चे को आता होगा कि एयर के अंदर हम जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है और 1% अदर गैसेस है। फिर भी करा दिया, क्यों? क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं है जिसको एग्जैक्ट फिगर याद हो, इसलिए मैंने आपको फिर भी करा दिया कि नहीं भी आता होगा तो भी आप कर लो। आपको एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए हर किसी का कि एयर के अंदर कौन सा कितना परसेंटेज में पाया जाता है। अब आता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऊपर क्या था? डिस्टिलेशन। देखो ऊपर क्या था? सिंपल डिस्टिलेशन, जिसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में फर्क है। ठीक है? दोनों में हल्का सा फर्क है। क्या फर्क है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है एयर को सेपरेट करने के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ एयर को सेपरेट करने के लिए। अभी बताया ना, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया एयर में से मुझे ऑक्सीजन अलग करना है, कैसे अलग करोगे? टैग टिक कर देना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है एयर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए। ठीक है? और दूसरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल वही होता है जब टेम्परेचर का गैप 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कहां होता है? जब बॉइलिंग, ये आ चुका है एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी पॉइंट है ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। एक ही बार में तो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, अलग अलग ईयर में आप चेक करोगे, ये सब आ चुके हैं। आप चेक करके देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने सॉल्व करके डाला है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन याद रहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कहां होता है? जब 2 लिक्विड के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का गैप हो। और सिंपल डिस्टिलेशन, अब आपको बता देता हूं, सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल वहां होता है जहां 2 लिक्विड के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप हो। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप है तो सिंपल डिस्टिलेशन, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का गैप है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? एक जगह और इस्तेमाल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। आपको पता होना चाहिए पेट्रोल में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकाली जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कई सारे गैसेस। पता आपको? तो पेट्रोल में से ये सब चीजें निकाली जाती है कौन से मेथड से? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कितना अच्छा टॉपिक है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेपरेट कौन से मेथड से करोगे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डायरेक्ट टिक कर देना। क्लियर हो गया? यहां आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन खत्म होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के 3 यूज हो गए। एयर को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां 25 डिग्री सेल्सियस से कम का गैप हो, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। ठीक है? अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, और ये लास्ट है, इसके अलावा मेथड नहीं है। 1-2 टॉपिक बचेंगे, मेथड नहीं है बेटा। क्रिस्टलाइजेशन का 2 जगह होता है इस्तेमाल। कहां? सॉल्ट, जो हम सी से निकालते हैं, पता है, नमक, समुद्र से प्राप्त करते हैं नमक, तो सॉल्ट फ्रॉम सी। कौन से मेथड से? क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरा फिटकरी, जिसको हम बोलते हैं एलम। एलम को या फिटकरी यूज होता है घरों में, आपको पता होगा। तो फिटकरी को बनाने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है। तो बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के 2 इस्तेमाल हो गए।
कहां कहां? एक तो सॉल्ट और दूसरा एलम। इतनी बात याद रखो ना, इतनी सारी बातें क्यों लिख रहे हो आप? इतनी लिख लो कॉपी में, क्रिस्टलाइजेशन 2 लिख लो, सॉल्ट एंड एलम। सॉल्ट एंड एलम में से कुछ भी है, क्रिस्टलाइजेशन टिक कर देना। क्लियर हो गया? आगे आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। When a substance does not change its composition, do not change its composition। अगर किसी का कंपोजिशन चेंज ना हो तो वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने वाटर लिया, वाटर को फ्रिज में रख दिया, आइस बना लिया। अब आइस को दोबारा बाहर निकाल लो, दोबारा वाटर बन जाएगा। तो उसका कंपोजिशन नहीं चेंज हुआ, उसका नेचर वाटर ही है, चाहे बर्फ के फॉर्म में या पानी के फॉर्म में है, तो वो वाटर के फॉर्म ही, तो इसलिए वो फिजिकल चेंज है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो। एक पेपर मैंने आपको दिया, आपने उसे सीजर से, कैंची से, सीजर से काट दिया। तो पेपर काटने के बाद तो पेपर ही है ना भाई। अब भी तो कहूंगा कि ये 2 पेपर हो गए, पेपर ही तो बोलोगे। तो फिजिकल चेंज है कि उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। अभी केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है। न्यू केमिकल सब्सटेंस, कुछ नया चीज बनता है जो पहले से बिल्कुल अलग होता है। जैसे दूध से दही बनना, कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क अलग चीज है, कर्ड अलग चीज है। कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते आप वापस, तो जिसको हम वापस, कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, हम वापस नहीं जा सकते। हम वापस, वहां पेज मैंने काटा था ना, पेज को वापस चिपका दो आप टेप से, क्या दिक्कत है? तो फिजिकल चेंज है। लेकिन आप दूध से दही बन गया तो कर्ड को वापस मिल्क नहीं बना पाओगे ना, तो केमिकल चेंज है। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में आ चुका है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जाम में आ चुका है। कैंडल, याद रखिए कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन दे देगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ। आंसर लगा देना बोथ, क्योंकि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है बर्निंग ऑफ कैंडल में। कटिंग ऑफ ट्री, तो फिजिकल चेंज पर टिक करना। मेल्टिंग ऑफ बटर, फिजिकल चेंज पर टिक करना। रस्टिंग, जो जंग लगता है, केमिकल चेंज है बेटा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज है बेटा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वाटर को ब्रेक डाउन करके हम क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि उसका फॉर्मूला H2 होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो सकता है। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग सॉल्ट, फिजिकल चेंज। मेकिंग फ्रूट सलाद, अगर हम सलाद बना रहे हैं तो फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ पेपर, अभी बताया था किसी चीज का बर्न करना केमिकल चेंज है। तो ये इतने एग्जाम्पल क्यों बताया मैंने आपको? ये अलग अलग ईयर में एग्जाम में आ चुका है। आपसे पूछेगा रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल चेंज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर रस्टिंग, केमिकल चेंज। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आए। तो पता कैसे करोगे? अपने दिमाग में सोचो कि चेंज होने के बाद अगर फिर भी वापस वहीं पर हम पहुंच सकते हैं तो फिजिकल चेंज है, और अगर चेंज होने के बाद हम वापस वो चीज नहीं बना सकते तो केमिकल चेंज है। खत्म हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बच्चों, सब्सटेंस जो होता है वो 2 टाइप की होती है। सब्सटेंस कितने टाइप की होती है? 2। एक होती है एलिमेंट्स, एक होती है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बोलना बड़ा आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। समझने के लिए आपको देखिए, अब एलिमेंट्स क्या होता है? तो वो सब्सटेंस जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा सब्सटेंस जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता। अ सब्सटेंस दैट कैन बी नाइदर बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस नोर फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी नॉन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जिसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से तोड़ नहीं सकते, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल ले लो, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड को तोड़ लो, गोल्ड ही बनेगा ना। अबे प्योर गोल्ड को ब्रेक डाउन करेगा, बने तब भी तो गोल्ड ही बचा। ऐसे प्योर सिल्वर तोड़ दो तो प्योर सिल्वर, तोड़ने के बाद भी सिल्वर है तो वो एलिमेंट है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने के बाद भी वो वही हो तो वो एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। अब एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। और मुझे लगता है हर किसी बच्चे को आता होगा, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। मेटल, मेटल क्या होता है? सबको कैरेक्टर याद है, लस्ट्रस होता है, चमकीले होते हैं, है ना, सबको पता है बात। और इसमें गोल्डन येलो कलर पाया जाता। कलर याद रखो, इतना भी मत याद रखो, केवल याद रखो कलर पाया जाता है, इसका कोई ना कोई कलर होता है। ये कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर होता है। ये डक्टाइल होता है, इसके अलावा ये मेलिएबल होता है, इसके अंदर सोनोरस होता है, आवाज आती है, इसको बजाओगे तो आवाज आएगी। तो ये सब कैरेक्टर है किसके? मेटल के। और नॉन मेटल में उल्टा कर दो, लस्ट्रस नहीं होते, कलर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है,
डक्टाइल नहीं होता, मेलेबल नहीं होता, सोनोरस नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टर मेटल के उल्टा कर दोगे तो नॉन मेटल। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटल शब्द, एलिमेंट शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? बच्चों एलिमेंट शब्द सबसे पहले यूज किया था रॉबर्ट बॉयले। किसने यूज किया था? रॉबर्ट बॉयले। वैज्ञानिक का नाम को पेपर में आ चुका है। एलिमेंट वर्ड सबसे पहले यूज किया था रॉबर्ट बॉयले ने। कब यूज किया था? 1661 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? तो दो है, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये भी आ चुका है एग्जाम में, आप सब जानते होंगे जिन्होंने सर्च कर रखा होगा वीडियो। वो कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? तो मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एंड ब्रोमीन बेटा दो एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं। टू और मोर टू एलिमेंट्स, इतना याद रखो, टू और मोर टू एलिमेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो कंपाउंड। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो हो गए ना, दो एलिमेंट हो गया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो कंपाउंड बन गया। ऐसी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H भी है, S भी है, O भी है, HCl हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें हो वो कंपाउंड बन जाता है। हालांकि ये आपके एलिमेंट और कंपाउंड डिफरेंस तो नहीं पूछेगा, तो मैंने टेबल क्यों बना रखा है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। एलिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन। मैंने बताया था इसको तोड़ नहीं सकते। इट कैन बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ सकते हैं। वाटर को तोड़ सकते हो आप, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, केमिकल चेंज होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगला, एलिमेंट ऑफ कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट में केवल वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड में मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट साइज, अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, उनका अलग अलग साइज होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डे 2 जिसके अंदर आपने पूरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का था वो पूरा करा। बेटो ऐसे ही हम 60 डे के अंदर अपना रोज पर डे कुछ ना कुछ एक नया चैप्टर करते हैं। उसके बाद बच्चा इतना कैपेबल होता है कि वो टॉप रैंक अपने स्टेट के ला सके। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें, वो भी पढ़ाई करें और उनकी भी अच्छी रैंक आ पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा।